केमिकल थर्मोडायनेमिक पूरे यूट्यूब का सबसे यूनिक वीडियो। इसके पहले मैंने सॉलिड, सॉल्यूशन, आयोनिक तीनों प्रोवाइड किया। जैसे ही कल आपने 1000 कंप्लीट किया, आज देखो वीडियो मिल गया। तो आप अगर सपोर्ट दिखाओगे तो पूरा केमिस्ट्री, पूरा बायो और फिजिक्स टू पूरा ऐसे इजी ट्रिक से कवर कर दूंगा। ये वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा इजी ट्रिक से आपको आपके दिमाग में मैं बिठा दूंगा पूरा का पूरा। दोस्तों इस वीडियो के लिए मैं आपको टारगेट लाइक दे रहा हूं 1000, टारगेट कमेंट है दोस्तों 300, और टारगेट दोस्तों, टारगेट सब्सक्राइबर का नंबर है दोस्तों 65,000। बहुत बड़ा टास्क नहीं है दोस्तों, हर बच्चा चाहेगा तो आज ही कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आज ही आप कंप्लीट करते हो तो कल आपको लेसन नंबर 5 मिल जाएगा। सोचो हमने 1 से जर्नी स्टार्ट की थी, आज हम 4 पे आ चुके हैं। ये इतना बड़ा लेसन है दोस्तों, एक वीडियो कंप्लीट कराने में कम से कम 7 से 8 घंटे लगते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा दोस्तों, देखो पूरा टाइपिंग करना, इजी वर्ड्स निकालना, एंड दोस्तों इसके बाद पूरा का पूरा उसके ऊपर और भी नोट्स लिखना, और ये सब चीजें मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ही ये सब चीजें अंडरलाइन करना, फिर ये करना वो करना, मतलब 7 से 8 घंटा लग रहा है एक वीडियो बनाने के लिए। उसके बाद भी इंजीनियरिंग पे लगातार वीडियो, एप्लीकेशन पे लगातार वीडियो, आपका लाइव सेशन 10th के वीडियो, कितना काम, ऑफलाइन बैच, बस आप सपोर्ट दिखाओ। इसलिए हर बच्चा नीचे आज कमेंट करेगा। आज तो मैं बोल रहा हूँ 300 कमेंट, आप 1000 कमेंट कर दो, और आज 65,000 आज कंप्लीट कर दो दोस्तों। जो क्राइटेरिया है, हर बच्चा दूसरे बच्चे को फोन करके बोलो या कॉल करके बोलो, जो करना है वो करो। कल मैं चाहता हूँ कि कल मैं दूसरा टॉपिक भी बनाऊं। भाई ऐसे करोगे जल्दी जल्दी सब चीजें कवर हो जाएगी, और मैं आपके लिए तो आया हूं, आपका काम कितना इजी कर दे रहा हूं। दोस्तों देखो, सबसे पहला थर्मोडायनेमिक। देखो ये आपके पेपर में आएगा नहीं कि थर्मोडायनेमिक, बट यहां पे जो भी है कभी कभार आपको पूछ सकते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि रिलेशन बिटवीन हीट, वर्क, टेम्परेचर और एनर्जी, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, थर्मोडायनेमिक। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, ये हाँ ये दोनों डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिस्टम एंड दोस्तों सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग मतलब दोस्तों ऐसा रीजन जिसमें हम मैटर और एनर्जी क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, सिस्टम। और दोस्तों जो सिस्टम के बाहर वाला साइड होता है, देखो यहाँ पे लिखा ना, एवरीथिंग आउटसाइड ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। याद हो गया, देखो ये भी याद हो गया, रीजन ऑफ स्पेस दैट कंटेन मैटर एंड एनर्जी विच इज कॉल्ड सिस्टम, एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब इसके बाद ये देखो एक झटके में, मतलब बोला जाए तो 10 सेकंड में आपसे याद करा दे रहा हूं। देखो यहाँ पे ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम मतलब जहां पे दोस्तों एक्सचेंज ऑफ बोथ मैटर एंड एनर्जी दिखाई देता है, मतलब कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग बोथ मैटर एंड एनर्जी। यहां पे क्या होगा दोस्तों, ओनली एनर्जी रहेगा, कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग ओनली एनर्जी विद सराउंडिंग। और यहां पे क्या रहेगा दोस्तों, नाइदर एक्सचेंजिंग एनर्जी नॉर मैटर विद सराउंडिंग। हो गया, याद हो गया सर, ये याद हो गया, एक्सचेंजिंग बोथ, यहाँ पे ओनली एनर्जी, यहाँ पे सर ये वाले में क्या है सर, नाइदर एनर्जी नॉर मैटर। यस, चलते हैं आगे नेक्स्ट। ऐसे ही फटाफट आपको कवर करना है। इंटेंसिव, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव, बस ये वर्ड याद रखो, अमाउंट ऑफ मैटर। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑलवेज डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट। और दूसरा क्या आएगा दोस्तों, इंटेंसिव क्या आएगा दोस्तों, डोंट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर। याद हो गया सर, बस आपको ये एग्जांपल्स याद कर लेने हैं जो आपको हो सकता है कहीं कभार पूछ ले, आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, नंबर ऑफ मोल, हीट, कैपेसिटी, यहाँ पे सब कुछ आपको समझ में आ रहा है। एमपी मतलब क्या होता है, प्लीज आप कमेंट करके बताओ। मैं बीपी मतलब आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट। एसएच मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक हीट। तो एमपी मतलब क्या होगा, अगर कमेंट करके बताओगे तो अच्छा लगेगा, कोई मध्य प्रदेश नहीं लिखेगा। नेक्स्ट है दोस्तों स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन इतना सिंपल रखा हो, अ प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन स्टेट, ऐसी प्रॉपर्टी जो किसके ऊपर डिपेंड है दोस्तों, स्टेट ऑफ द सिस्टम, कौन से स्टेट में हमारा सिस्टम है। और इंडिपेंडेंट किसके ऊपर है दोस्तों, पाथ, कौन से पाथ को फॉलो कर रहा है वो क्या है दोस्तों, इंडिपेंडेंट है। तो बस याद हो गया, प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड है, प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन स्टेट ऑफ सिस्टम, इंडिपेंडेंट ऑन पाथ इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। भाई इतना भी लिख दोगे पूरा मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों, स्टेट ऑफ फंक्शन चेंज नहीं होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो देखो क्या लिखा है दोस्तों, स्टेट ऑफ सिस्टम व्हेन इट्स, देखो यहाँ पे स्टेट ऑफ सिस्टम व्हेन इट्स स्टेट फंक्शन जो हमने पीछे ऊपर पढ़ा, डू नॉट चेंज विथ टाइम। हो गया, याद हो गया, देखो कितना फटाफट आपके दिमाग पे बैठते जा रहा है। अब अगर आप रैंकर बैच के स्टूडेंट हो तो आपको ये मैं जो नोट्स है ये प्रोवाइड कर दूंगा। और दोस्तों हमारा स्टार्ट हो रहा है क्रैश कोर्स, बहुत ही पावरफुल तरीके से हम क्रैश कोर्स लेने वाले हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं प्रिपरेशन किया, बहुत सारे ऑफलाइन क्लास कहाँ कहाँ आप ज्वाइन हो गए पर कुछ नहीं हुआ, बस
प्रदीप गिरी एकेडमी, लास्ट ये नाम याद रखो, जिसका लिंक मैं आपको दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, याद से फॉर्म को फिलअप कर लो। 31 को हम क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे, 31 अक्टूबर को, जिस दिन स्टार्टिंग के जो 500 स्टूडेंट होंगे उनके लिए बहुत बड़ा डिस्काउंट लेकर आएंगे। तो इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप चाहते हो कि वो डिस्काउंट आपको भी मिले तो फटाफट फटाफट फॉर्म को फिलअप कर दो, और बहुत ही अच्छे से आपकी चीजें हो जाएगी। और जो क्रैश कोर्स में रहेंगे उनको ये इजी ट्रिक के नोट्स भी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, अब देखो अलग अलग प्रोसेस है, एक वर्ड्स में आप याद कर सकते हो, जैसे आइसोथर्मल है, थर्मल से समझ में आ रहा है टेम्परेचर, तो यहाँ पे लिखोगे प्रोसेस इज कैरी आउट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। आइसोबेरिक समझ में आ रहा है, बेरिक मतलब प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। आइसोकोरिक डायरेक्ट समझ में आ रहा है वॉल्यूम, तो यहाँ पे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, द प्रोसेस इज कैरी आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और दोस्तों अडायबेटिक प्रोसेस मतलब क्या होगा दोस्तों, जहां पे हीट एक्सचेंज क्या रहेगा दोस्तों, जीरो, मतलब यहाँ पे देखो नाइदर एब्जॉर्ब हीट और फ्रॉम द सराउंडिंग नॉर रिलीज हीट। तो जहां पे ये सब याद रखोगे तो आपको अपने आप याद होगा। अब बताओ एक सेकेंड में आपको आइसोथर्मल याद हो रहा है, आइसोथर्मल मतलब द प्रोसेस इज कैरी आउट at constant temperature, process is carry out at constant pressure, process is carry out at constant volume, process is in the process in which system neither absorb heat from the surrounding not release heat। हो गया, ये पूरा काम हो गया। अब चलते हैं दोस्तों आगे। नेक्स्ट देखो रिवर्सिबल प्रोसेस, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, ये आप याद कर लो। देखो जो ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स है उसके बीच का डिफरेंस जो है दोस्तों वो नेग्लिजिबल रहता है। नेग्लिजिबल मतलब बहुत ही स्मॉल रहेगा, तो उसको ही हम डायरेक्ट रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। अगर किसी को चाहिए तो ये सिंपल सा डेफिनेशन भी है, ये भी आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों नेचर ऑफ वर्क, देखो हम छोटे क्लास से जो वर्क का फॉर्मूला पढ़ते हैं भाई वही है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क मतलब क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप कॉमेंट करके बताओ फोर्स का डेफिनेशन क्या है, वैसे तो यहाँ जरूरत नहीं है बट बोल दोगे तो अच्छा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे वर्क और हीट कब आपको प्लस लेना है कब माइनस लेना है एक झटके में समझ में आएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर हमारा जो सिस्टम है वो अगर एनर्जी को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है सराउंडिंग से, गेन करना मतलब एब्जॉर्ब करना, तो हम इसे क्या करेंगे दोस्तों, पॉजिटिव वर्क कंसीडर करेंगे। अगर हमारा सिस्टम जो है दोस्तों एनर्जी को रिलीज कर रहा है, लूज कर रहा है सराउंडिंग को, तो हम उसे क्या करेंगे, देना मतलब माइनस हो जाना, लेना मतलब प्लस हो जाना। दोस्तों यहाँ पे अगर हीट, अगर हमारा सिस्टम क्या कर रहा है दोस्तों, ले रहा है, गेन कर रहा है सराउंडिंग से, तो क्या आएगा दोस्तों, पॉजिटिव। अगर हमारा सिस्टम दोस्तों हीट क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है सराउंडिंग को, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। एक झटके में आपको समझ में आया, ये बस आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट है। हाँ ये देखो, ये आपको आ सकता है कभी कभार डायरेक्ट एग्जाम में ये लिखा रहेगा, आपको प्रूफ करने के लिए आएगा। भाई यूं ही बहुत सिंपल सा है। देखो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा बहुत टाइम जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट बताता हूँ। देखो ये फॉर्मूला तो आपको याद है, अभी के लिए आप ये फॉर्मूला याद कर लो। देखो आपने पूरे साल कुछ नहीं किया होगा पर ये वीडियो देख के आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। फोर्स का सॉरी प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब यहां से हमें क्या चाहिए दोस्तों, फोर्स चाहिए, तो फोर्स यहां से अकेला रखो, एरिया यहां पे आएगा। देखो फोर्स अकेला है, एरिया यहां पे आया, समझ में आ गया। बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, ये फोर्स की जगह पे ये वैल्यू पुट करना है, मतलब फोर्स की जगह पे हमने ये वैल्यू रखा। अब दोस्तों ये जो P है ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है इसलिए माइनस आएगा, इसलिए यहाँ पे हमने माइनस लिया। और EXT मतलब एक्सटर्नल फोर्स, तो देखो हमने क्या किया, F की जगह पे ये रखा। देखो F इक्वल टू क्या है, P है, तो हमने P रखा, बस यहाँ पे माइनस लिया। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब वॉल्यूम होता है, चेंज इन वॉल्यूम होता है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, डेल्टा V भी लिख सकता हूँ, या तो V2 माइनस V1 लिख सकता हूँ, या तो आप डायरेक्ट V2। तो ये देखो कितना एक झटके, बस आप एक बार प्रैक्टिस करोगे आपका अच्छे से पूरा पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्री एक्सपांसन। दोस्तों जब अपोजिंग फोर्स जो रहेगा वो अगर जीरो रहेगा, एक्सपांसन अगेंस्ट अपोजिंग, जीरो अपोजिंग फोर्स, तो अपोजिंग फोर्स अगर जीरो होगा, तो अपोजिंग फोर्स अगर जीरो है तो आपको पता है प्रेशर का डेफिनेशन क्या है दोस्तों, फोर्स अपॉन एरिया। अगर यही जीरो है तो प्रेशर भी क्या आएगा, जीरो। तो ये देखो जीरो है, और जीरो इंटू, तो हमारा वर्क डन क्या आएगा दोस्तों, जीरो। और ये कुछ आपको पता होना चाहिए कि 1 जूल इक्वल टू कितना क्या होता है, 1 बार इक्वल टू कितना पास्कल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों मैक्सिमम वर्क, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जिसके लिए बहुत लोग डरते हैं। यूं ही बहुत सिंपल सा करा दूंगा, जैसे मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में PH प्लस POH वाला कराया था वैसे ही। देखो सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए, देखो यहाँ पे W इक्वल टू माइनस P और यहाँ पे डेल्टा भी जो हमने पीछे निकाला, मैक्सिमम वर्क इज डन वेयर अपोजिंग फोर्स रीचेस टू इज मैक्सिमम। देखो अपोजिंग फोर्स, तो सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन पता होना चाहिए जब भी आप मैक्सिमम वर्क निकाल रहे हो। अब देखो मैं स्मॉल अमाउंट ले रहा हूँ इसलिए मैं इसको DW ले रहा हूँ,
और ये वाला पार्ट जो मैंने पीछे डिराइव किया दोस्तों यही है। तो आपको ये याद होना चाहिए। देखो यहाँ पे, देखो ये पी डेल्टा वी, देखो यहाँ पे मैंने लिया। अब डेल्टा वी को मैं क्या लूंगा दोस्तों, डीवी, स्मॉल एरिया के लिए मैं कंसिडर कर रहा हूँ इसलिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे बस ये एक नोटेशन आपको याद होना चाहिए, ये टोटल प्रेशर है, ये एक्सटर्नल प्रेशर है, तो टोटल प्रेशर माइनस एक्सटर्नल प्रेशर विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, डीपी। बस ये याद होना चाहिए। अब यहां से मुझे क्या चाहिए दोस्तों, एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर आप वहां ले लो, प्लस हो गया, डीपी यहाँ आएगा तो माइनस हो गया। तो डीपी इक्वल टू क्या, एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल टू क्या आएगा, पी माइनस डीपी। ये वाला पार्ट उठा के आप यहाँ लिख दो, लिख दिया। डीवी आप अंदर मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों, प्लस। अब देखो ये दोनों जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये स्मॉल है, तो इसको हम नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं, इसलिए उसको हम जीरो लेंगे और डायरेक्ट हमारा आंसर ये आ गया। तो डीवी विच इज इक्वल टू माइनस पी टी डब्ल्यू। देखो पहला अगर आप बस ये याद रखो, ये याद रखो, यहाँ तक आप पहुंच गए। अब यहाँ तक पहुंचने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, मैक्सिमम वर्क चाहिए, तो हम लिमिट लेंगे दोस्तों। हम यहाँ पे लिमिट क्या लेंगे, इनिशियल टू फाइनल। और वॉल्यूम का तो हमें पता है दोस्तों, यहाँ पे देखो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का क्या आएगा, V1 टू V2। अब दोस्तों इनिशियल टू फाइनल मतलब यहाँ पे हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा दोस्तों, जब आप इससे इंटीग्रेट करोगे तो डायरेक्ट आप W लिखोगे। यहाँ पे दोस्तों देखो आपने जो पार्ट लिखा है यहाँ पे सब कुछ है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने माइनस बाहर लिया, फिर ये लिखा। फिर आपको 11th क्लास में आपने ये पढ़ा है, पीबी इक्वल टू एनआरटी। अब यहाँ से अपने को किसका वैल्यू चाहिए, पी का, तो पी अकेला रखो, वी नीचे भेजो। फिर ये देखो पी इक्वल टू ये आया, बस पी की जगह पे ये पूरा रख दो, देखो मैंने रख दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये डीवी है ना, तो बस यहाँ वी वाला रखो, बाकी सब कांस्टेंट है, बाहर ले लो, ले लिया। 1/v, 1/x का इंटीग्रेशन क्या आता है, log x, तो वैसे ही 1/v का log v, और log v को हम केमिस्ट्री में नेचुरल लॉग लिखते हैं ln ऑफ v, और जिसका लिमिट क्या है v1 और v2। फिर एक बार हम अपर लिमिट लेंगे, v2 यहाँ लिखेंगे माइनस, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, v1। और आपको लॉग रूल इसके पहले वाले लेक्चर्स में ही बताया, जो मैक्स मुझसे पढ़ता होगा उसको तो पता होगा, पर जिनका मैक्स नहीं हुआ दिक्कत होगा कि लॉग कभी माइनस में होगा तो हम डिवाइड में लिखते हैं। तो देखो 1 टाइम ln लिखा, v2 डिवाइड बाय v1। अब सेम है दोस्तों, अगर समझो ये मैंने लिखा, पर अगर समझो मुझे इसे log टू द बेस 10 में अगर मुझे लिखना है, तो देखो मैंने log बेस 10 में लिखा। तो अगर मुझे इस फॉर्म में अगर लिखना है तो यहाँ पे बस मुझे एक्स्ट्रा मल्टीप्लीकेशन करना होगा, बहुत सिंपल है दोस्तों। 303 आपको याद है, बस उसके आगे 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा। हाँ, अगर ये वॉल्यूम में है तो V2/V1 आएगा, यही अगर प्रेशर में है तो P1/P2 आएगा, जो इससे आता है। ये रिलेशन भी हमने 11th में पढ़ा है। तो अगर मैं यहाँ V2 रखूँ, V1 नीचे भेजूँ, तो यहाँ P1 है, P2, तो V2/V1 क्या आएगा, P1/P2। ये तो ये पूरा रिलेशन आ गया। तो इसका यूज आप न्यूमेरिकल्स में भी पढ़ेगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो ये आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट है दोस्तों, देखो इंटरनल एनर्जी, कितना सिंपल सा डेफिनेशन है। अगर आप देखोगे तो ये फाइनल है और ये क्या है दोस्तों, इनिशियल है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हम क्या आएगा, और एनर्जी एसोसिएटेड विद सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, और ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट लिख दो। अब नेक्स्ट है दोस्तों, इसके बाद अगर मैं चल रहा हूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, भाई बोर्ड एग्जाम ने कितने बार पूछा है, ये तक बच्चों को नहीं आता है। आपने पढ़ने का तरीका चेंज करना होगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा है, टोटल एनर्जी, कहाँ किसका टोटल एनर्जी, सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन कांस्टेंट। समझ में आएगी, टोटल एनर्जी डायरेक्ट याद हो गया, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन कांस्टेंट व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट। जब वो चेंज होगा इनिशियल से फाइनल स्टेट में, तो भी उसका टोटल एनर्जी जो रहेगा दोस्तों कांस्टेंट रहेगा, मतलब कहीं पे कोई लॉसेस नहीं रहेंगे। भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बहुत बार पूछा गया है। एंथैल्पी, व्हाट इज एंथैल्पी, बोर्ड एग्जाम ने कितने बार ये डेरिवेशन पूछा है, आप जाके प्रीवियस पेपर देखो। बहुत सिंपल सा है दोस्तों, देखो यू मतलब क्या होता है, अब नोटेशन से याद कर लो। इंटरनल एनर्जी हमने पीछे पढ़ा है, पीवी वर्क, ये आपको पता है, एनर्जी इक्विवेलेंट टू पीवी वर्क। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये देखो इसको हम क्या बोलते हैं, सम, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, देखो सम, इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। पढ़ने का तरीका चेंज करो। और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, एनर्जी इक्विवेलेंट टू पीवी वर्क। देखो मेरे को याद हो गया डेफिनेशन, समीशन ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड एनर्जी इक्विवेलेंट टू पीवी वर्क, हो गया। इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम लिख देना। अब दोस्तों हम डेल्टा वी को क्या लिखते हैं, कोई जैसे डेल्टा पी होता है तो P2 माइनस P1, डेल्टा वी V2 माइनस V1, तो डेल्टा एच को हम क्या लिखेंगे, H2 माइनस H1। एच मतलब क्या होता है दोस्तों, ये तो देखो H2 है तो सब जगह पे 2 रख दो, ये H1 है तो सब जगह पे रख दो। ये सब बुक में स्टेप्स ऐसे नहीं रहेंगे, पर मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। माइनस है, माइनस इसलिए रहेगा, ये माइनस है इसलिए यहाँ पे हम ब्रैकेट ले रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो गया। फिर मैं U1 U2 को साथ में लिखा, ये दोनों को हमने साथ में लिखा।
अब दोस्तों यहाँ पे अगर देखोगे U2 माइनस E1 तो क्या आएगा दोस्तों, डेल्टा U। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो P2 V2 P1 V1, तो आप डायरेक्ट इसको डेल्टा P भी लिखोगे। पर P1 P2 को अगर मैं P ले लूँ तो P आप बाहर ले सकते हो, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये कभी कभार आपको प्रूफ करने के लिए आएगा, तो आपको याद होना चाहिए। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है आपका यहाँ पे, अगर मैं नेक्स्ट पार्ट की बात करूँ, हाँ देखो ये तो बोर्ड एग्जाम में पूछा है, अगर आप जाके प्रीवियस ईयर्स देखोगे तो 10 बार कम से कम ये क्वेश्चन पूछा है, ये सेम प्रूफ। तो देखो यहाँ पे आपको सबसे पहली बात है कि आपको डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में रिलेशन बताना, वो डायरेक्ट ये लिखेंगे और बोलेंगे प्रूफ दैट। तो देखो आपको ये तो पता है दोस्तों, पीछे हमने प्रूफ किया। अब देखो दोस्तों अगर मैं बात करूं इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, V2 माइनस V1, ये भी आपको पता है, जस्ट P अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसा हो जाएगा। अब देखो दोस्तों ये तो आपको पीछे याद है, PV इक्वल टू क्या होता है, NRT। तो ये PV की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, बस V वाले को लिखो और यहाँ से N वाले को लिखो, सेम 2 के लिए लिखो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला देखो यहाँ पे N2RT आया, P1 V1 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों N1RT आया। फिर ये दोनों में से दोस्तों RT बाहर लिया, फिर यहाँ पे N2 माइनस N1 है। N2 माइनस N1 मतलब क्या होता है दोस्तों, डेल्टा N होता है, RT आ गया पूरा। कितना जल्दी आप कवर कर सकते हो दोस्तों ये लेसन, पॉसिबल ही नहीं है। बहुत लोग बोलेंगे पॉसिबल नहीं है, कोई कैसा टीचर है भाई इतना जल्दी, भाई देख लो अब जाके पेपर उठाओ फटफट, देखो हर आंसर आपको आएगा। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, देखो ये जितने भी डेफिनेशंस आएगा ना, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, जो भी आएगा सबका एक लाइन फिक्स है। क्या लाइन फिक्स है, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज, और हमेशा हर एक में 1 मोल रहेगा, 1 मोल। बस आपको कन्वर्जन पता होगा कहां से क्या है, जैसे फ्यूजन है तो वहां पे आपको पता होना चाहिए सॉलिड टू लिक्विड है। तो बस मैं तो इसमें सभी स्टूडेंट को बोलता हूँ कि भाई बस ये याद रखो, सॉलिड टू लिक्विड, आपको डायरेक्ट आंसर लिखने आएगा। देखो एंथैल्पी चेंज, व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, अगर 1 मोल ऑफ सॉलिड को अगर मुझे लिक्विड में चेंज करना है तो कितने एंथैल्पी की जरूरत है, उसे हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो देखो विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, देखो यहाँ पे भी देखो सेम आएगा। वेपराइजेशन, वेपर्स मतलब क्या होता है दोस्तों, वेपर्स कब बनता है, जब लिक्विड को अगर हम लिक्विड को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, वेपर में। तो लिक्विड को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेपर में। तो मोस्टली लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते हो, देखो बिना देखे, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, हो गया। अगर आपको चाहिए तो आप ये एक एक एग्जांपल दे दो। देखो यहाँ पे ये देखो सॉलिड है, सॉलिड से मैं लिक्विड में ले रहा हूँ और इसके लिए इतना लग रहा है, ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो यहाँ से मैं लिक्विड से मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ दोस्तों, गैसियस में, वेपर मतलब गैस में। अब सब्लिमेशन क्या होता है दोस्तों, जहां पे सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, कैंपर का आपको एग्जांपल याद होगा। तो देखो यहाँ पे वही डेफिनेशन, देखो एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर। भाई बोल रहा हूँ ना, अगर आपको बायो चाहिए, जब मैं केमिस्ट्री के लेसन नंबर 4 तक आ सकता हूँ, इतना सिंपल तरीका बता सकता हूँ, बस आपके पास भी सभी चीजें है, बस आपको पढ़ने का तरीका नहीं पता चल रहा है। फिजिक्स 2 तो मैं आपके लिए इतना इजी कर दूंगा, बस सपोर्ट दिखाओ यार। 65 बोला तो आज ही कर दो। देखो फिर नेक्स्ट, आपको रोज बस लोगों तक शेयर करना है। और हर बहुत सारे लोग सेल्फिश बन रहे हैं यार, क्यों सेल्फिश बन रहे हो इतना। मैं अगर सेल्फिश बनता तो मैं बोलता है भाई ये सब ना मैं पेड बैच में लेकर आता हूँ। इसी के लिए अगर मैंने इजी ट्रिक का पेड बैच ला दिया होता तो फिर क्या करते बताओ। अब लग रहा है कि इजी ट्रिक का ही कल से पेड बैच लेकर आता हूँ केमिस्ट्री का, फिर कैसा लगता आपको बताओ। अगर फ्री में कोई इंसान कुछ दे रहा है तो उसकी थोड़ी। अब देखो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट देखो, हाँ इसमें एक और चीज याद रखना, सब्लिमेशन में फ्यूजन और वेपराइजेशन दोनों का एडिशन को ही हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। तो ये पता होना चाहिए। एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, अब देखो बहुत सिंपल होगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन को अगर हमें रिमूव करने के लिए जितना एंथैल्पी लगेगा उसे ही हम बोलेंगे। तो देखो यहाँ पे देखो 1 इलेक्ट्रॉन, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1 इलेक्ट्रॉन। अगर मुझे इसे रिमूव करना है किसमें से, फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस एटम, तो उसे ही हम कि जितना एंथैल्पी लगेगा उससे हम क्या लेंगे, आयोनाइजेशन। यहाँ पे भी आपको तुरंत समझेगा एटोमाइजेशन। तो देखो दोस्तों यहाँ पे डिसोसिएट करना है हमें डिसोसिएट करना है 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस। डिसोसिएट किस में करना है दोस्तों, एटम में। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसे मैं क्या लूंगा, एटोमाइजेशन। सॉल्यूशन यहाँ पे डिजोल्व से रिलेटेड होगा, देखो डिजोल्व है तो यहाँ पे वही है, देखो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को हम डिजोल्व करेंगे। यहाँ डिसोसिएट है, पीछे क्या है दोस्तों,
वन मोल, वहां पे क्या है, वन इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, वन मोल ऑफ गैसियस एटम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। तो फटाफट फटाफट आपका चीजें कवर हो जाएगी, पूरा डेफिनेशन हो गया। देखो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ना तो आप पढ़ लेना, ये मैं बता दे रहा हूँ। थर्मोडायनेमिक स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है दोस्तों, ऐसा स्टेट जिसका जो टेम्परेचर होता है दोस्तों वो क्या होगा पता है, 298 केल्विन, और प्रेशर जो रहेगा दोस्तों 1 बार रहेगा। तो उसे हम स्टेबल स्टेट कंसिडर करते हैं और उसे ये बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स स्टैंडर्ड स्टेट। अब नेक्स्ट वन है दोस्तों एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत सिंपल सा है, बस इसी से आप याद कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार पूछा है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आप डायरेक्ट अगर बोलोगे डिफरेंस, माइनस मतलब डिफरेंस बिटवीन, तो देखो यहाँ पे लिखा है डिफरेंस बिटवीन, किसका डिफरेंस बिटवीन, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, देखो यहाँ पे सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट भाई, और सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट एंड सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, इसके आगे लिखो, या तो इन्होंने साथ में ही वो लिख दिया है इसको इन थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। अब देखो दोस्तों यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे बस आपको याद रखना है 1 मोल ऑफ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब वही सब है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट आएगा कंबसन। कंबसन में क्या होगा दोस्तों, एंथैल्पी चेंज, मैंने बोला ना एंथैल्पी से रिलेटेड कुछ भी आ रहा है तो एंथैल्पी चेंज, कंप्लीट कंबसन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, बस ये याद रखो, कंप्लीट कंबसन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है मैंने आपको बताया था पीछे, टेम्परेचर वो सब बताया। अब देखो दोस्तों बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगा पता है, कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ब्रेक करने के लिए दोस्तों 1 मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, तो यहां पे हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे चेंज, देखो एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द पर्टिकुलर कोवैलेंट बॉन्ड इन 1 मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस गैसियस एटम। मेरे को याद हो गया भाई, आपको तो याद ही हो गया होगा, कितने लोगों को मजा आ रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि चीजें बहुत आसान हो गई है। देखो ब्रेकिंग ऑफ पर्टिकुलर कोवैलेंट बॉन्ड बहुत ही सिंपल है, इन 1 मोल ऑफ क्या आएगा दोस्तों, गैसियस मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस गैसियस एटम, और रेडिकल्स नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, हो गया। अब देखो दोस्तों यहां तक का पार्ट हो गया, अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे हेयर्स लॉ क्या बोलता है, हेयर्स लॉ ये बोलता है दोस्तों कि ओवरऑल एंथैल्पी चेंज, फिर से यहाँ पे एंथैल्पी चेंज आ रहा है, जो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज होता है दोस्तों वो क्या होता है दोस्तों पता है, समीशन। वो क्या होगा, समीशन, किसका समीशन होगा दोस्तों, हर एक का इंडिविजुअल, मतलब अगर मुझे ओवरऑल एंथैल्पी पता करना है तो मेरे को क्या करना है, दोनों को क्या कर लो, प्लस कर दो, प्लस करके आपको पता चल जाएगा। अब देखो प्लस माइनस माइनस होता है, दोनों को करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। तो हेयर्स लॉ हमें यही बोलता है, शायद आपको अभी दिख रहा होगा। तो हेयर्स लॉ क्या बोल रहा है, देखो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू द सम ऑफ द एंथैल्पी चेंज ऑफ इंडिविजुअल, बस हर एक का जो एंथैल्पी चेंज है उसका क्या कर दो, समीशन कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या बोलता है दोस्तों, एंट्रोपी का डेफिनेशन, बस ये डायरेक्ट लिखो दोस्तों। अब देखो आपको डायरेक्ट ये पता है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हीट ट्रांसफर। इट इज अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द टेम्परेचर। देखो डायरेक्ट आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा एंट्रोपी का डेफिनेशन, इसका यूनिट है जिसको हम जूल, और यहाँ पे हम इनवर्स में भी लिखेंगे, पर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे करके लिखा है, स्टेट फंक्शन बोल देंगे हम। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये होने के बाद नेक्स्ट है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों, टोटल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, बस ये वर्ड याद रखोगे तो आपका काम हो गया। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बस ये याद रख लो भाई, टोटल एंट्रोपी, एंट्रोपी वर्ड याद रखना इससे। वहां पे क्या था, टोटल एनर्जी था। अब यहाँ पे अगर समझो, देखो ये 3 कंडीशन है, फटाफट याद कर लो कब क्या रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट है दोस्तों इसके बाद गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि बस ये याद रखो, आपका काम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे डेल्टा एच है, आपको पता है ये क्या है, आपने पीछे मैंने पढ़ा है, अगर आपको पता होगा तो जल्दी से मुझे बता दो। और आपको डेल्टा एस भी पता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्रिप्स एनर्जी। इसी के अकॉर्डिंग इट इज अ डिफरेंस, आप डायरेक्ट बना सकते हो, पीछे का रिवाइज कर लो, फटाक से हो गया। और बस ये पढ़ लो कि कब कौन सा है ग्रिप्स एनर्जी, अगर ये है ग्रिप्स एनर्जी लेस देन है तो कौन सा प्रोसेस है, बस हो गया। तो ओवरऑल मैंने सब कुछ बता दिया है, ए टू जेड पॉइंट सब कुछ बता दिया अराउंड 20 मिनट्स, मतलब 25 के अंदर। बीच में मैंने जो भी चीजें बोली होगी, पर 20 मिनट्स भी अगर आप ध्यान से देखोगे पूरा चीज हो गया, पूरा ए टू जेड पार्ट हो गया। इस वीडियो को कोई भगा के नहीं देखना, अगर अच्छे से सुनोगे तो आपको दिमाग में याद हो जाएगा। बस आप 20 मिनट्स और बैठो, लर्निंग करो, फटाफट चीजें याद हो जाएगी। और अगर आप क्रैश कोर्स से जुड़ते हो तो जितने भी अगर मैं इजी ट्रिक के वीडियोस बना रहा हूँ उसका भी आपको नोट्स सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका आप जितना मैं बना पा रहा हूँ, अगर आप जितना सपोर्ट दिखा रहे हो। अभी तक मैंने चारों के बनाए हैं, चारों अगर समझो 4 लेसन, तो सीधा सीधा आपका मैंने सिलेबस 25% तो ऐसे ही कवर कर दिया है।
16 लेसन में से अगर हमने 4 लेसन कवर कर दिए तो देखो दोस्तों 25% सिलेबस तो मैंने ऐसे ही कवर कर दिया है। अब आप कोई भी क्वेश्चन बोर्ड का उठाओ, देखो आपको सॉल्व करने आएगा। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।